हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 9 फरवरी, आज है 9 मार्च और आज डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नई कोविड 19 नई कोविड 19 नैदानिक सुविधा से सुसज्जित अनुसंधान भवन के नए शोध भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एक दीक्षिका भवन दीक्षांत भवन एडुके इसको किया गया है कहाँ पे? आईसीएमआर नेशनल जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। हर्षवर्धन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल जमला इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अंदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज में एक नए कोविड 19 डायग्नोस्टिक सुविधा के लिए एक शोध भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? आगरा में इसका उद्घाटन किया गया है। आगरा में इस भवन का नाम क्या है? आईसीएमआर संस्थान। पहले निर्देशक कौन है? केवी देशिकन। आईसीएमआर नेशनल आईसीएमआर आईसीएमआर नेशनल जमाल इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज का उद्घाटन किया गया है आगरा में। तो ये चीज याद रखेंगे, कहाँ किया गया है? आगरा में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र ने 259 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह किस मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है? तो ये 75वां 15th 75 ईयर इंडिपेंडेंस डे पैनल लीड किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इसके अध्यक्षता में किया गया है। इसके अंतर्गत 259 मेंबरों को शामिल किया गया है ताकि इसकी अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। 75 साल पूरे आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यों का समिति का गठन किया गया, जिसमें इन सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे, एन एस अजित डोभाल, 28 मुख्यमंत्री लता मंगेशकर, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, लगभग इस तरह के सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यपाल जैसे और कलाकारों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर में देखें तो सोनिया गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी नेता शरद पवार, टीएमसी के नेता सुप्रीमो ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे विपक्षी नेता को भी इसमें शामिल किया गया है। यह 12 अगस्त 2021 को 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू होने का प्रस्तावित किया जा रहा है। 91 वर्षगांठ यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह थी उसकी 91 वर्षगांठ के समारोह पर यह किया जा रहा है। यह 8 मार्च को इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के वैलिडेकोरी सत्र की अध्यक्षता कहाँ पे की है? तो इसकी अध्यक्षता कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। पीएम मोदी चेयर्स वैलिडेटरी सीजन्स ऑफ कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कमांडर के थ्रू इसको किया गया है गुजरात में। इसके अलावा और क्या इसमें जानने के है? रक्षा मंत्री के पास सभी क्षेत्र सेवाओं के नेतृत्व में शामिल करने वाले विशिष्ट ये साथ वायु रक्षा, समुद्री और रसद कमान बनाने की भी इसमें योजना की जा रही।
गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, विजय रूपानी सीएम, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा और 182 विधानसभा की सीट है। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो वंशदा, ब्लैक पग, गिर, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि इसके यहाँ के नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया है? तो अनमोल ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च अनमोल ऐप अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू अंतर्गत ये अनमोल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है इसका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए लॉन्च किया गया है। भारत सरकार 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के 2 उपमिश्रण के तहत सस्ती और गुणवत्ता वाली संस्थाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच उद्देश्य से किया गया है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के से दोनों को मर्ज करके दोनों के मिलने से बनता है नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये ऐसा भी इसमें कह सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन इसके अंतर्गत नेशनल अर्बन मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के वित्तीय आयुक्त अटल डब्ल्यू ने सहायक इस तरह के एनएचएम अनमोल अंडर एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर किया गया है। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, 5 लोकसभा 4 राज्यसभा में सीट है। वही नेशनल पार्क, यहाँ की नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली, दाचीगाम, हेमिस और किश्तवाड़ा यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। नवीन पटनायक के द्वारा स्किल सेंटर डेवलप किया गया है उड़ीसा के फर्स्ट भुवनेश्वर में। वर्ल्ड स्किल सेंटर विकसित किया गया है 5 मार्च 2021 का इसका उद्घाटन किया गया है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के थ्रू। स्किल एंड उड़ीसा विल बी ग्लोबल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है स्किल के ऊपर काम करने के लिए बोला, इसमें इसके लिए डेवलप किया गया है। और क्या क्या यहाँ पे किया गया है इसके अंतर्गत भारत का पहला अपनी तरह का पहला कौशल केंद्र यह है। यह विकास में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साझा किया है जिसके थ्रू उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1342.2 करोड़ रुपए की निवेश करने के लिए भी बोला गया है। यह 8 अलग अलग ट्रेडों में विकसित हो अलग अलग कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा 3000 छात्रों को। राज्य उड़ीसा कौशल विजन 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लगभग कितने 4.5 लाख वर्ग एरिया में इसको डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या किया है, उड़ीसा सरकार ने नवीन पटनायक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साझा किए हैं जिसमें 1342.2 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा। वहीं 8 अलग अलग तरह के ट्रेडों में 3,000 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 2030 तक इसको डेवलप करने के लिए बोला है। इसको कब तक डेवलप करने के लिए बोला गया है? 2030 तक। भुवनेश्वर इसकी राजधानी गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर 21 लोकसभा 10 राज्यसभा 147 विधानसभा। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो भीतरकनिका और सिमलीपाल प्रमुख नेशनल पार्क है। जैसे कि अभी हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क में भी आग भी लग चुकी थी जंगल में। क्वेश्चन नंबर 6, 7 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को किसने संबोधित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है। जन औषधि स्कीम रिलाइव द पुअर ऑफ हाई मेडिकल एक्सपेंसिव यानी कि
जेनरिक मेडिसिन को लेकर सस्ते मेडिसिन उपलब्ध कराने को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया गया है। इस वर्ष का थीम क्या है? सेवा भी रोजगार भी, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, इस तरह का इस बार का थीम है। ये 1 से 7 मार्च के बीच सेलिब्रेट किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान NEIGRIHMS शिलोंग में 7500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये कब के 1 से 7 मार्च तक किया जाएगा। जन औषधि से इस बार का थीम क्या है? जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करें तो इसका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये 2016 में इसका नाम रखा गया है। पहले 2008 में ये यूपीए सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। 2015 में इसका नाम चेंज करके किया गया है। जन औषधि मेडिकल स्टोर रखा गया। फिर वही 2015 में जन औषधि से को नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। फिर 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना रखा गया। ये जेनरिक मेडिसिन को लेकर काम करता है, यानी कि सस्ती मेडिसिन मुहैया कराने के ऊपर ये इसका योजना रहता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2021 आभासी संस्करण के 29वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। इस वर्ष का थीम क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका इस बार थीम है। एजुकेशन मिनिस्टर इनोग्रेट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021। तो न्यू दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा वर्ल्ड बुक फेयर का उद्घाटन किया गया है। 5 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका पुस्तक मेला का वर्चुअल संस्करण उद्घाटन किया गया। इसका नेशनल आयोजन ट्रस्ट बुक द्वारा किया गया है। बुक ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 29वां संस्करण है। पहली बार वस्तु में चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण इसका ऑनलाइन किया गया है उद्घाटन। नेशनल ट्रस्ट बुक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 को हुई थी। 1 अगस्त 1957 को हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट प्रेसिडेंट के कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे? तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, यानी कि आज। ये क्या करेगा? ये फेनी नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ेगा। बांग्लादेश तो त्रिपुरा के बीच की सीमा को जोड़ेगा। ये इसकी लागत 133 करोड़ है। यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। भारत में सबरूम, यानी कि त्रिपुरा में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। सबरूम को रामगढ़ से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? सबरूम कहाँ है? त्रिपुरा में। सबरूम से कहाँ तक है? रामगढ़। ये रामगढ़ और सबरूम के बीच ये एक 1.9 किलोमीटर का लंबा पुल है। सबरूम कहाँ है? त्रिपुरा में। रामगढ़ बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका
करेंसी है कि टाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ये एशियन महाएशिया कंट्री एशियन कंट्री है। बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बांग्लादेश स्थित है। न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नौरीन हसीन को नियुक्त किया गया है। नौरीन हसीन एक इंडो अमेरिकन नौरीन हसीन को वाइस उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का। इनके माता पिता जो कि भारत में आकर बस गए थे, जिन्होंने जो ये कौन है? नौरीन हसन 25 साल पहले ही ये जाकर अमेरिका में बस गए थे। वहीं 15 मार्च 2021 को से ये अपनी पदभार संभालेंगे। इनका काम क्या रहेगा? रणनीति, डिजिटल परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और विनियामक, इस तरह के जो के साथ इनका काम रहेगा। फेडरल रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका सीईओ कौन है? जॉन सी विलियम्स। इसका चेयरपर्सन है जेमरो पॉवेल। इसका स्थापना हुआ था 1913 को। फेडरल रिजर्व बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए में। यूएसए के न्यूयॉर्क में 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? जर्मन पॉवेल। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनके अब जिनका निधन हो गया है, एमसी जॉर्ज का निधन हो गया है। ये 4 मंजिले से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। 4 मंजिले बिल्डिंग से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई है। श्री जॉर्ज 1979 में मुथूट समूह के प्रबंधन निदेशक बने और 1993 में इसके अध्यक्ष बने। कहा जाता है कि केरल के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले ये थे। भारत में कोची केरल के मुख्यालय वाला सबसे बड़ा स्वर्ण ऋण इनको माना जाता है। एशिया पैसिफिक ग्रामीण और कृषि ऋण संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नबार्ड के चेयरमैन जी आर चिंताला को बनाया गया है। यह भारत को 1999 में लगभग 19 साल पहले इन्होंने अध्यक्ष थे। चिंताला बैंक ऑफ सिलोन के सीईओ डीपी गुलसेरा के सफल रहे। एप्रैक यानी कि एशियन पैसिफिक ग्रामीण कृषि ऋण संघ 73वीं और इक्सोम की 22वीं महासभा की बैठक शुक्रवार को हुई थी नई दिल्ली में, जिसमें इनका चयन किया गया। वही नबार्ड की बात करें, नबार्ड क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिनके चेयरमैन कौन थे? जी आर चिंटाला, जिनको अभी हाल ही में दिल्ली में शुक्रवार को 22वीं महासभा की शुक्रवार को एशियन पैसिफिक ग्रामीण और कृषि ऋण संघ के महाबैठक में इनका चयन किया गया है। ये कहाँ स्थित है? मनीला कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। फिलीपींस कहाँ स्थित है? तो आसियान कंट्री में। आसियान कंट्री में फिलीपीन स्थित है, जहाँ की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके 21 कंट्री है। हाल ही में एनएस लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये एक मलयालम कवि थे। लक्ष्मी भट्ट।
कर्नाटक के ये कवि थे लक्ष्मी भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 1936 में शिवमोगा जिले में। और इसके अलावा इन्होंने कन्नड़ साहित्य विभाग में कार्यरत थे। बेंगलुरु के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा एन एस लक्ष्मी नारायण भट्ट ने विलियम शेक्सपियर से लगभग 50 प्रसिद्ध सीनेट भी लिखे हैं। इसमें टी.एस. एलियट की कविता और विख्यात इस तरह के बहुत सारे इन्होंने कविता भी लिखे हैं। इनको कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में कल 8 मार्च को इनका स्थापना थी, महिला दिवस मनाया गया है यूएन के द्वारा। इस वर्ष का थीम क्या है? अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19। 8 मार्च को मनाया गया है। थीम क्या है? अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। यह यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का यह उत्सव है। इस वर्ष का थीम क्या है? नेतृत्व में महिला कोविड-19। इस तरह के इसमें महिलाओं और लड़कियों द्वारा जबरदस्त प्रयासों का जश्न इसमें मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया था। 1975 से इसका मनाना शुरू किया था। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों को महिलाओं का अधिकार और विश्व शांति के लिए 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया है। 69वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया। उड़ीसा के 69th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप स्टार्ट किया गया है उड़ीसा में। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 5 मार्च 2021 को बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में। बीजू पटनायक कौन थे? तो ये नवीन पटनायक के पिताजी थे, बीजू पटनायक, जिनकी 105वीं जयंती के अवसर पर इसको पुष्पांजलि देने के बाद उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। हाँ हाँ, कितना में है? अच्छा ठीक है, ना ना ठीक है, बाद में ले लेंगे। ठीक है। वहीं इसके अलावा पहली बार उड़ीसा में 68वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक मेजबानी किया गया। वहीं इस 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के से 1200 से अधिक पुरुष और महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। कब तक चलेगा? 11 मार्च तक चलने वाला है। 100वें वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन सी बन गई है? तो इसमें हरमनप्रीत कौर 5वीं खिलाड़ी बनी है जो 100 एक दिवसीय वनडे खेल चुकी है। इससे पहले मिताली राज 210, अंजुम चोपड़ा 127, झूलन गोस्वामी 183 और 116, अमृता शर्मा भी एक दिवसीय वनडे खेल चुकी है। भारतीय बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने रविवार को एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 100वें वनडे मैच खेली। इसके अलावा 100 मैचों में 2412 रन बनाए हैं, जिसके सर्वोच्च से 171 इनका हाईएस्ट स्कोर है। इनके नाम पे 3 शतक भी शामिल हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कुछ शिकायत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा वेट करिए, हम अगले वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।